गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कि ठीक होंगे और सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। सेट प्रैक्टिस लगातार आपके पास जा रही है और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समस्याएं और बाधा दे करके आप हताश निराशा नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आएंगे। यानी हमेशा एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ज़िंदगी का जो सफ़र है बहुत संघर्षशील है और बहुत संघर्ष से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए कभी हताश नहीं होइएगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, इनका सामना करने के लिए आपको डटे रहना होगा। अगर पीछे हट गए तो फिर आपकी विफलता और हार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीतूं, ठीक है, और समस्याओं का सामना करूं, तो आप उतार चढ़ाव दे करके अपनी निर्णय, अपनी डिसीजन, अपना मिशन को त्यागे मत। यानी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आएंगे। आपने अभी तक देखा होगा हर मोड़ पे एक न एक इम्तिहान खड़ी हो जाती है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है और निराश भी नहीं होना है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सही मार्ग पे होते हैं उनके जीवन में समस्याएं ज़्यादा होती है। जो गलत मार्ग पे होता है उसकी समस्याएं कम होती है, जो सही मार्ग पे होता है उसकी समस्याएं ज़्यादा होती है। अगर विश्वास ना हो तो आप एक अच्छाई चीज़ को प्रयास करिए लोगों तक पहुंचाने में। आप पानी पानी हो जाएंगे, पसीना पसीना आ जाएगा आपका। और एक अच्छाई 100 लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक लोगों तक भी संभव नहीं है कि आसानी से पहुंच जाए। लेकिन यही गलत का अगर बात गलत पहुंचाना है, गलत बात, तो आप सिर्फ एक नेगेटिव बोल करके देखिए, 100 लोगों में गूंज जाएगा। तो यही आकलन आपको समझ में आ गया। क्या आकलन आया? कि सही चीज़ को सही दिशा में जाने में वक्त लगती है, गलत चीज़ को गलत दिशा में जाने में वक्त नहीं लगती। इसीलिए एक बात मेरा शेर हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? ठीक है, बोलूं कि नहीं बोलूं? जिंदगी क्या है, रास्ता क्या है। जिंदगी क्या है, रास्ता क्या है। हौसला हो बुलंद तो ये फासला क्या है। हमारे और आपके बीच जो फासला है, मैं इससे ही संबंधित बोला था। क्या बोला था? जिंदगी क्या है, रास्ता क्या है, हो हौसला कर गुजरने की तो हमारे और आपके दरमियान फासला क्या है। मतलब जिंदगी क्या है, रास्ता क्या है, हो हौसला तो ये फासला क्या है। ये फासला मायने नहीं रखता। अगर दिल में इरादा हो मुकम्मल, ये दूरियां मायने नहीं रखता। थोड़ी थोड़ी खिसकते खिसकते आप तक मैं पहुंच ही जाऊंगा और आप भी थोड़ी थोड़ी चलते चलते कदम बढ़ाते बढ़ाते हम तक पहुंच ही जाएंगे। अगर इसका भी अगर प्रूफ देखनी है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका सफ़र कभी हुआ होगा लॉन्ग जर्नी, तो आप देखे होंगे कि एक बार में आप अगर मान लिया जाए कि 1000 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर की दूरी आप एक बार में नहीं देखते हैं। जब अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक बार में अगर ड्राइवर जो होती है, जो आप गाड़ी चलाते होंगे, तो देखते होंगे कि एक बार में 25 मीटर से 30 मीटर, मैक्सिमम 50 मीटर, 50 मीटर देखेंगे तो घटना की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। मतलब 25 मीटर ही की दूरी एक क्लियर कंसंट्रेशन के साथ देख पाती है, ठीक है ना, कोई भी आदमी। तो वो 15 मीटर की दूरी देखते देखते, 25 मीटर की दूरी देखते देखते इंसान 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पा लेता है। तो यही चीज़ होता है, बूंद बूंद से दरिया भरती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बार प्रयास करिएगा कि घड़ा भर जाए, संभव नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एकत्रित करिए माइंड में। जब एक बार इसमें सेट हो जाएगा तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, जिंदगी क्या है, रास्ता क्या है, हो हौसला कर गुजरने की तो ये फासला क्या है। ये फासला कोई मैटर नहीं रखता है। आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए या बीपीएससी शिक्षक बनने से संबंधित और एग्ज़ाम क्रैक करने से संबंधित अभी तक तालमेल उसका नहीं मिला है। जिस दिन तालमेल मिल जाएगा ये सफलता कदम चूमेगी आपकी। बस हाँ, एग्रेसिव और कभी भी क्या कहते हैं उसको, क्या एटीट्यूड और घमंड जो है ना, पढ़ाई से प्रति एटीट्यूड होना चाहिए, किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, है ना, प्राउड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, कंसेप्ट अगर आपको सीखना हो, जहाँ से सीखना हो आप सीखिए, बेझिझक सीखिए। चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज्ञान घर से ही जुड़े हुए हैं या ज्ञान घर को ही सिर्फ देख रहे हैं। अगर आपके पास और भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कुछ सीखने को मिल रही है तो ज़रूर सीखिए, ठीक है। जहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे क्वेश्चन बन जाए,
उसको आप सीखिए, बेझिझक सीखिए, ठीक है। और ये जो ज्ञान घर से जो आपके पास सेट जा रही है, प्रैक्टिस सेट जा रही है, बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही कारगर है, ठीक है। इसे लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन का फुल्ली चैलेंज है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूंगा कि आज जो सेट है थोड़ा इंग्लिश में ही है, कल से जो है बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में। तो बोलने का प्रयास बायलिंगुअल करता ही हूँ, लेकिन आप कल से क्वेश्चन भी हिंदी में रहेंगे आपको, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत सारे साथी का कमेंट आया कि सर हिंदी में कराओ, ठीक है, तो मैं ज़रूर आपके प्रति हिंदी में कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बोलने का प्रयास तो हिंदी में करता ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि लैंग्वेज भी इंग्लिश में रहे, सॉरी हिंदी में रहे, तो कल से आपको ये रहेगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अच्छा लगा आपका कमेंट देख करके, इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए, जो कमियां मुझ में है उसे बताते रहिए, ताकि मैं भी इंप्रूव कर सकूं। हर व्यक्ति को सफल होने के लिए एक मोटिवेटेड की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा। एनर्जी ऊर्जावान रखने के लिए किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को उसको मोटिवेट करने की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं सेट पे, सेट प्रैक्टिस करते हैं। यानी आज आपका बीपीएससी ट्री का 16वां सेट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, बहुत डिजाइन किया हुआ जो क्वेश्चन रहता है, बहुत इफेक्टिव और कारगर प्रश्न रहता है। क्या है प्रश्न? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग, क्या कह रहा है, लिविंग सिस्टम्स में कितने प्रकार की न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। लिविंग सिस्टम में जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों में कितने प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, तो याद रखिएगा कितने प्रकार के, दो, कौन कौन, ठीक है। आंसर हो गया दो, आपसे पूछे कि कौन कौन, तो आप याद रखिएगा 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है आपका, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। कौन कौन है? डीएनए और आरएनए, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। चलिए, डीएनए और आरएनए, तो याद रखिएगा डीएनए के बारे में मैंने बताया था। डीएनए से संबंधित एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा कि एक क्रोमोसोम में, सॉरी क्रोमोसोम में कितने डीएनए पाया जाता है, एक क्रोमोसोम में कितने मोलेकुल्स ऑफ डीएनए पाया जाता है, प्रश्न सुन लीजिए। आपसे पूछेगा कि एक क्रोमोसोम में कितने मोलेकुल्स ऑफ डीएनए पाया जाता है, तो याद रखिएगा एक क्रोमोसोम में एक मोलेकुल ऑफ डीएनए पाया जाता है, ठीक है, एक मोलेकुल ऑफ डीएनए पाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, इसमें टोटल कितने बेसिक प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, तो याद रखिएगा 4 बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। 4 कितने? 4 बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन? याद रखिएगा, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन। एक प्रश्न और यहां से बनेगा कि आपसे पूछेगा कि बेस पेयर जो होता है, बेस प्रोटीन जो होता है, किसका किसका जोड़ी होता है, नहीं टोटल बेस पेयर कितने होते हैं बेस पेयर, तो याद रखिए 2 बेस पेयर होता है। कितना? 2 बेस पेयर होता है, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, मैं उन सारी चीजों पे कुरेद कुरेद करके एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो टोटल बेस पेयर 2 होते हैं, कौन कौन? एक होता है एडेनिन और थायमीन, ठीक, इसके साथ जोड़ी होती है, और एक बेस पेयर है आपका गुआनिन एंड साइटोसिन, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होती है। कल के क्वेश्चन के डिस्कशन मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछ दे कि एक बेस पेयर जो है एडेनिन थायमीन है, अगर आपसे उसमें पूछे कि इतने हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, तो याद रखिएगा टोटल हाइड्रोजन है 2 इसमें। गुआनिन एंड साइटोसिन में पूछे तो आप याद रखिएगा कि इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको पूछना चाहे तो, क्योंकि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्वेश्चन इससे पहले बीपीएससी ट्री के फेज 2 में 9th 10th के लिए बात किया जाए तो पूछा गया था क्वेश्चन, और वहीं पे 6 to 8 की भी बात किया जाए तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज बताया था कि जो थायमीन है वो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। आखिर आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है, तो आरएनए में थायमीन की जगह जो है यूरासिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, और डीएनए में यानी यूरासिल की जगह क्या पाया जाता है? थायमीन पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन से यहां पे आया था कि जब डीएनए जो होता है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर का काम करता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर का काम करता है। सॉरी, मॉडिफायर का काम कौन करता है? डीएनए करता है। वहीं पे अगर आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए जो है इंट्रॉन और एक्सॉन में भी एग्जिस्ट करता है, इंट्रॉन और एक्सॉन में।
ये आखिर क्या है इंट्रोन और एक्सॉन? ये जो है आपका, जिससे मान लिया जाए कि आरएनए मैसेंजर प्रोटीन की बनाता है, अगर किसी कारणवश एक्सॉन के पास जो है माइलिन शीथ जो होता है, प्रोटीनियल पार्ट्स होता है, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन निर्माण नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आरएनए जो है पहुंच करके ये काम करता है, वहाँ पे डीएनए नहीं पहुंचता। ठीक है, आरएनए का काम होता है इंट्रोन और एक्सॉन के बीच माइलिन शीथ जो गैप है, गैप यानी एक दो एक्सॉन के बीच जो गैप होता है उसी को हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ जो है एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी आपसे न्यूक्लिक एसिड से संबंधित यानी डीएनए हो या आरएनए हो, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता था ये मैंने आज बता दिया आपको। इससे पहले जो है डीएनए का खोज किसने किया, आरएनए का खोज किसने किया, ये पहले वाला सेट में हम बता करके हैं। और आपको अगर रिकॉल करना चाहते हैं तो डीएनए का खोज किसने किया है, क्या है, मेस्चर। और डबल हेलिक स्ट्रक्चर किसने दिया है, तो आप याद रखिए वाटसन एंड क्रिक। यहीं पे बात अगर कर दिया जाए कि आरएनए का खोज किसने किया है, तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं किया जाता है, तो याद रखिए प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा जो है, अगर आपसे पूछे कि प्लासेंटा क्या है, तो सबसे पहले याद रखिए कि ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क की तरह ये संरचना वाला होता है। डिस्क अगर आपको नहीं समझ में आता, आपने टीवी देखा होगा पहले, तो अब तो एलईडी वगैरह आ गया है, पहले क्या होता है लाइव टेलीकास्ट वगैरह के लिए डिस्क लगाया जाता है। अगर उसको भी आप नहीं देखे तो बाइक में डिस्क देखे होंगे, बाइक उस प्रकार का होता है। तो आखिर आपसे पूछेगा क्या प्लासेंटा जो है कि परमानेंट शरीर के अंदर होती है, तो याद रखिएगा नहीं। ये कब होती है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय ये प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, यानी मेल में नहीं पाया जाता, फीमेल में पाया जाता है। कब इसका फॉर्मेशन होगा, तो याद रखिएगा कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के समय में प्लासेंटा डेवलप होता है। और इस प्लासेंटा ही का काम होता है जो एम्ब्रियो है, जो बेबी ग्रो करेगा, उसके लिए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब माइंड में रखते जाइएगा। और ये जो है प्लासेंटा कुछ समय के बाद, आफ्टर 16 वीक्स कह लीजिए प्रेगनेंसी के बाद, ये अपने आप बाय सेल्फ ही एक हार्मोन सिक्रेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट करता है, क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी हार्मोन सिक्रेट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको यानी अब इसका जो है आपको इतना तो समझ में आ गई बात। यहाँ पे बात है कि आखिर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा द्वारा कौन कौन सिक्रेट नहीं किया जाता, तो सिक्रेट किया जाता तो समझ में आ गया आपका, प्रोजेस्टेरोन भी किया जाता है। एचपीएल क्या है, तो एचपीएल याद रखिए ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, यानी ह्यूमन, एच फॉर ह्यूमन, पी फॉर प्लासेंटा और एल फॉर लैक्टोजन, ये हार्मोन का नाम है। लैक्टोजन क्या करता, क्या है, मिल्क सिक्रेशन, मिल्क के फॉर्मेशन में काम करता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ जाए कि एचजीएच क्या है, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। क्या है, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो ये जो सिक्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक है, ये आपका पास पूछेगा कि एचसीजी क्या है, तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो गोनेड्स मतलब टेस्टिस या ओवरी की बात करें, तो ये आपका जो है प्लासेंटा डेवलप करता है, यानी प्लासेंटा सिक्रेट करता है। एचपीएल भी प्लासेंटा सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट करता है। एचजीएच जो है ये नहीं करता। और आपसे क्वेश्चन पूछा ही है कि प्लासेंटा कौन हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है प्लासेंटा सिक्रेट नहीं करती है। प्लासेंटा है क्या, तो याद रखिएगा प्लासेंटा एक प्रकार की स्पेशल उत्तक है, टिश्यू है, जो फीमेल में पाया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, ये याद रखिए, काफी है। अगला प्रश्न में आइए, कह रहा एट द ट्रॉफिक लेवल ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द रेट एट विच फूड एनर्जी इज एसिमुलेटेड इज कॉल्ड, कह रहा है क्या, उपभोक्ता पोषी में, यानी जो है उपभोक्ता पोषी में किसकी एनर्जी लेवल जो होती है अधिक होती है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी द्वितीयक या माध्यमिक उपभोक्ता जो है इसमें एनर्जी लेवल ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए कह रहा क्वेश्चन, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव, कह रहा क्या कि अनुदैर्ध्य जो तरंग है वो पर उसकी पार्टिकल जब ये क्या करते हैं, जब गमन करती है तो किस दिशा में करती है, अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य और वेव को कहते हैं तरंग। जब ये क्या कहते हैं पार्टिकल्स है, जब लॉन्गिट्यूडनल तरंग जो है के पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो किस मीडियम में मूव करते हैं, तो याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो आपका पैरेलल होता है, इस प्रकार होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, ये समानांतर है, ये याद रखिएगा। यानी अब आप कहिएगा कि जो ये अगर वेव प्रोपैगेट कर रहा है इस दिशा में, तो वेव भी क्या करेगा, बोलिए,
अगर मीडियम हमारा इस दिशा में जा रही है तो वेव भी क्या होगा, इसी दिशा में जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर हमारा मीडियम इधर है और वेव हमारा ऐसे जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव अलोंग द ऑब्जेक्ट और ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर द ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। यानी आपका ट्रांसवर्स में पूछे तो एंगल क्या होगा, पार्टिकल्स और वेव के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, किस में, ट्रांसवर्स में। अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव पूछे तो पार्टिकल्स और वेव के बीच एंगल अगर पूछे तो कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कोई भी समानांतर रेखा होती है तो उसके बीच जो एंगल होती है वो 0 डिग्री होती है, याद रखिएगा। मतलब समानांतर रेखा के बीच जो कोण होता है वो 0 डिग्री होती है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो ये अंडरस्टूड है। आप ये बात बताने की ज़रूरत मुझे नहीं समझ, लेकिन फिर भी बता दिया हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे साथी मिस्टेक कर जाते हैं। ट्रांसवर्स में एंगल 90 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल में 0 डिग्री, याद रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं किसको है, जब पार्टिकल के अलोंग वेव मूव करे उसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और पार्टिकल के परपेंडिकुलर मूव करे उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ इसका आंसर आ गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल पूछ रहा, अनुदैर्ध्य पूछ रहा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। Plants capture approximately dash of the sun's energy, while other trophic levels capture about of the energy available to them in their food। कह रहा है क्या कि जो प्लांट्स है कैप्चर यानी कितना प्रतिशत जो है सन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, याद रखिए 1%। यानी प्लांट सन से कितना परसेंट, 1%। और प्लांट से अदर ट्रॉपिक लेवल जो है, जो प्लांट्स को लेने वाला है उसमें कितना परसेंट जाएगा, तो याद रखिएगा उसमें जो है 10% जाएगा, यानी 10% का मतलब है, ठीक है। चलिए कह रहा फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी व्हाट परसेंट ऑफ द स्पर्म इन एजुकेशन मस्ट एग्जिबिट वाइग्रस मोटिलिटी। अब कह रहा है क्या कि समानता जो फर्टिलिटी प्रजनन के लिए जो है स्पर्म होता है वो एजुकेट डिस्चार्ज करने के लिए उसकी गति में कितना होनी चाहिए, यानी कितना प्रतिशत उसकी एनर्जेटिक होना चाहिए जो मूव कर सके, तो याद रखिएगा 40%, कितना, 40%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीलेशन। यानी ऑक्सीलेशन के बारे में पूछा है, तो आप जानते हैं क्या होता है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन कहते हैं किसको है, अवधि, ड्यूरेशन, है ना, डोलन जिसको कह लीजिए आप अपने भाषा में, डोलन। तो डोलन क्या कहलाता है, यानी अब मान ले कि ये चीज़ है, जिस चीज़ को देखिए ये यहाँ से गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर इधर गया, यानी टाइम पीरियड जो है यानी आगे और पीछे होना, ठीक है, आगे और पीछे होना, फिर आकर के कहाँ पर रुक जा रहा है, ये पोजीशन जो होगा इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, यानी एक्सट्रीम के बाद मीन जो आएगा फिर मीन पे आएगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं समतुल्य, यानी रिपीटेड होगा। फोर एंड फ्लो, आगे और पीछे होना एक समतुल्य गति पर, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन, और उसी को कहते हैं हम लोग डोलन, ठीक है, याद रखिए। तो ये रिपीटेशन, टू एंड फ्रो, मोशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डीएनए। डीएनए के अकॉर्डिंग कौन सही नहीं है, बिल्कुल ये आंसर आ गया होगा, काफ़ी बार आ रहा है, मतलब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कालम अडरा रहा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। एक बहुत इससे पहले कुछ दिन पहले हो गया, हमको लगता है 3-4-5 साल करीब हो गया होगा, एक कॉमेडी आया था, कालम मडराए था जजमान, देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग, देखे हैं, अच्छा देखिए, अगर नहीं होगा तो देखिएगा सर्च करके, कहीं यूट्यूब पे पड़ा हो, है ना, काल मदराई था जजमान, देखिएगा, बहुत इंटरटेनमेंट, अगर थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते तो अच्छा एंजॉयमेंट लाया था वो, है ना। अभी तो बहुत सारा इंटरटेनमेंट का साइट आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए, सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरएनए, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, कौन सा फंक्शन है जो आरएनए का नहीं है, तो आरएनए का फंक्शन नहीं है, मॉडिफायर नहीं है, आपका डी नंबर इज आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए आंसर हम ही को बता देना, रिक्वायरमेंट करके बोलते हैं तो आप लोग आंसर करते नहीं हैं। इससे पहले अभी तक कई क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है
और उसका जो है आंसर अभी तक कमेंट करके नहीं बताएं, ये गलत बात है। इससे रिवीजन होगा, आंसर करेंगे तो याद रह जाएगी, और याद रहेगा तो फायदा आपको होने वाला है, मेरा कुछ हिस्से में नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन से लड़ेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। याद रखिए, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको क्या है ये कह दे कि ये रामबाण है, इसको पी लीजिए और इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, करना तो आप ही को पड़ेगा, चाहे थोड़ा स्ट्रगल में, यानी क्या कहते हैं, आसानी से करिए या थोड़ा कष्ट उठा कर करिए, करना तो अंततः आप ही को पड़ेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी चैनल आपको क्या होगा, या कोई भी शिक्षक जिसका आप फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सिर्फ गाइड कर सकता है, दिशा बता सकता है, सिलेक्टिव चीज को करा सकता है। करना, पढ़ना, रिवीजन करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई नहीं करेगा, तभी जा करके कल्याण होगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उद्धार कर सके और ये दे दे कि ये शरबत है, इसको पी लीजिए और करेक्ट कर जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कष्ट स्ट्रगल जरूरी है। और थोड़ा सा जो कमेंट करके मैं बोल रहा हूँ कि इसको करके करिएगा, तो ज़रूर प्लीज़ उसको आंसर करिएगा। इससे क्या होगा ना, अपडेटेशन समझ में आता है कि कितने स्टूडेंट्स या कितने फ्रेंड्स हैं हमारे जो एक्टिव मोड्स में हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं, आप हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की तुलना है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं। द आयरन सॉल्ट्स यूज इन ब्लू प्रिंट्स, यानी ब्लू प्रिंट्स में कौन सा आयरन सॉल्ट प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्सलेट। इसका फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्सलेट C2O4, याद रखिएगा फेरिक ऑक्सलेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्सलेट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट का होल 3 है ये, ठीक है, याद रहेगी फेरिक ऑक्सलेट। ये आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी ब्लू प्रिंट में कौन सा यूज किया जाता है। यहीं पे एक प्रश्न और बन सकता है, ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रॉल, राइट, याद रखिएगा। द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफाइंड एज, यानी लोन पेयर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे, तो याद रखिएगा कि लोन पेयर का दूसरा नाम नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसमें, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। यानी लोन पेयर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो पार्टिसिपेट जो है बॉन्डिंग में नहीं करता है। दूसरी बात, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि लोन पेयर जो होता है ये उपस्थित होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। कहाँ होता है, आउटर मोस्ट सेल में होता है, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित होता है। और लोन पेयर को ही हम लोग नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनदर नेम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और लोन पेयर को जो हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार ऐसे होता है, ठीक है, जिसको आप स्माइलिंग नहीं दिखा, ये है बुंदा, ये है बुंदा, अब तो दिख रहा, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए गुड, अच्छा लगता है, इसी तरह से रिकॉल करते रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा वो, इसका तो आंसर आप किए ही ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यही आ जाएगा आपका। अगर मोर देन वन ऑप्शन आएगा तो ये बना सकता है कि लोन पेयर जो होता है सिचुएटेड या फंड एंड आउटर मोसेल, यानी बाह्य कक्ष में उपस्थित होता है। और लोन पेयर का दूसरा नाम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए in general the biomass in an ecosystem while the greatest at the trophic level comprising, मतलब कह रहा है कि इन जनरल जो समानता परिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिक, यानी किस ट्रॉपिक लेवल में कंप्राइज, आप कह सकते हैं इसको क्या, एनर्जी लेवल कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए क्या, जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, या जिस बायोमास में, जिस परिस्थितिकी तंत्र में जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसकी बात अगर कर लीजिए, तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो है तादाद वो ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है। एज सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, आपका बायोमास में जो है प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या ज़्यादा है परिस्थितिकी तंत्र में एज रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए, द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग सोज द डोमिनेंस ऑफ, हाँ आ गया क्वेश्चन, यानी आरएनए स्प्लाइसिंग जो होता है, यानी इंट्रॉन और एक्सॉन की जो मैंने बात किया था कि जहाँ पे प्रोटीन की कमी होती है तो वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आरएनए ही जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेंस, जो अपना कैरेक्टर शो करे, और इसको हम लोग कहते हैं आरएनए वर्ल्ड, क्या कहते हैं, आरएनए वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या है,
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट्स है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड के अंदर जैव विविधता जो है हमारे पास हॉट स्पॉट वो 36 के करीब है। कितने हैं? 36 है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी देखिए आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होते जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, डिफिनिट आएगा। बार बार इस चीज को हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको विश्वास हो ही गया है। ठीक है, चलिए कह रहा है क्या, विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट्स द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ सीमेन, यानी सीमेन में किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है कंट्रीब्यूट्स होता है। तो याद रखिएगा सेमिनल वेसिकल्स, किसका? सेमिनल वेसिकल्स का होता है। वेसल्स लिखा दिया, वेसिकल्स का, सेमिनल वेसिकल्स, यानी सेमिनल एक जेली लाइक सब्सटेंसेज होता है, फ्लूइड सब्सटेंसेज होता है जिसमें एनर्जी के लिए आपको फ्रुक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रुक्टोज कैल्शियम याद रखिए। और क्या चीज पाया जाता था? भूल गए? फ्रुक्टोज कैल्शियम, और प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना, क्या एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज, उसके मिनरल्स को प्रोवाइड करने के लिए कैल्शियम, और बिल्कुल सही कहा आपने प्रोटीन्स। हाँ, सब घबरा जाते हैं तो ऐसे कैसे काम चलेगा? घबराना नहीं और नहीं हड़बड़ाना है, पेशेंस रखना है, काम हो जाएगी। कह रहा है क्या, द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज D2, यानी मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, और ट्रांजिशन हम लोग उसको कहते हैं जो हेवी मेटल्स होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो आर्गन 18 तक होता है। आर्गन के बाद मैं लिख रहा हूँ 4s2, और आर्गन के बाद मैं लिख रहा हूँ 4s2 और 3d5। ठीक है, 3d5 आई बात समझ में? और ये याद रखिएगा कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह उसका जो है डी ब्लॉक में ट्रांजिशन होना, यानी डी ब्लॉक का यानी हाफ फिल होना। डी ब्लॉक में मैक्सिमम रहता है इलेक्ट्रॉन 10, इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो होता है वीक मेटालिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता? वीक मेटालिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मैग्नीज का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका डी ब्लॉक में आता है 5 इलेक्ट्रॉन्स जी। ठीक है ना, जिसके कारण ये वीक मेटालिक बॉन्ड बनाता है। आई बात समझ में? चलिए कह रहा है विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद द टी और कॉफी प्लांट सोर्सेज, यानी कॉफी प्लांट के सोर्सेज से कौन सा ड्रग बनाया जाता है? तो याद रखिए कैफीन। कौन सा? कैफीन। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात किया जाएगा तो उसमें टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है टाइम पीरियड जो कांस्टेंट होता है, और इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, तो आंसर लिख लीजिएगा टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। सिंपलिक हार्मोनिक मोशन में जो होता है टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, समय अवधि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है? वाई बराबर पोजीशन बराबर, वाई को बोलते हैं हम लोग पोजीशन स्थान, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी है हमारा टाइम, और ए है हमारा एम्पलीट्यूड एआम। याद रखिएगा ये एक इक्वेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज की बात करिएगा बीपीएससी ट्री फेज 1 में, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा था इस पे साउंड से रिलेटेड, और मैं सारी क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, धीरे धीरे आपका बेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड आप आंसर लिख लीजिएगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब समय अवधि जो है पेंडुलम का आयाम का जो है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। इसका मतलब ये एल पे निर्भर किया और जी पे किया, तो आप लिख सकते हैं लेंथ पर और जी पर। याद रखिएगा लेंथ बड़ा होगा तो टाइम पीरियड कम लगेगा, ये नहीं समझिए कि लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगे, नहीं। लंबाई कहने का मतलब कोई चीज़ जो लंबा होगा उसको सर्किल कंप्लीट करने में समय कम लगेगा। क्या होगा? समय कम लगेगा। और ग्रेविटेशन हमारा क्या होगा? कम होगा। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी ड्यूरेशन हमारा, बोलिए, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाता है, ये क्वांटिटी कमेगा, ये कमेगा तो इसकी अवधि बढ़ जाएगी।
ठीक है ना, रिलेशन याद रखिएगा। मतलब टी के बीच से हमारा डायरेक्टली एल के बीच डायरेक्टली संबंध है। एल बढ़ेगा समय पीरियड हमारा कम लगेगा, समय पीरियड हमारा कम लगेगा, लगने वाला है, ये याद रखिएगा। और ये निर्भर करता है किस पे, एल पर और जी पर, लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कह लीजिए या गुरुत्वाकर्षण त्वरण कह लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चलिए। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एनालाइज द फैक्टर्स, यानी कौन सा व्यक्ति है जो पहला व्यक्ति जो आपको एनालाइज यानी फैक्टर को एनालाइज किया था, तो याद रखिएगा मेंडल है। जो मेंडल ने आपको क्या किया है, फैक्टर के बारे में बताया है। फैक्टर के बारे में क्या किया है, बताया है, कौन, मेंडल। फैक्टर के ही हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स, लक्षण बोलते हैं। फैक्टर बोलिए, लक्षण बोलिए, चलेगा। आइए अगला प्रश्न। दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग, यह याद रखिएगा। जब ब्रांच बढ़ेगा तो इसकी जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। देखिए ब्रांच बढ़ने से मान लिया जाए कि यही चीज है हमारा, ये इस तरह से, और इसी को यानी 5 कार्बन है तो मैं इसी को क्या किया, ऐसे कर लिया। अब बताइए साइजवा क्या हुआ, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ। पहले था साइज बड़ा, अब जो हुआ साइज छोटा। तो साइज छोटा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम लगेगा, ठीक है ना। चूंकि ब्रांचिंग में आएगा तो ब्रांचिंग में हमारा साइज हो जाएगा छोटा, और नॉन ब्रांचिंग रहेगा तो उसमें साइज हमारा बड़ा, और साइज जब बड़ा रहेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, याद रखिएगा। दोनों में मास सेम ही है, लेकिन अंतर कहाँ आ रही है, साइज की अंतर आ रही है। ये आपको इसमें चाहिएगा तो इसको छोटा एरिया में कवर हो जाएगा, और ये आपका बड़ा एरिया में कवर होगा। बड़ा एरिया लगने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और कम एरिया के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम। माइंड में इस चीज़ को रखिएगा। तो क्या होगा बताइए, ब्रांचिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी रिलेशन याद रखते जाइए। ब्रांचिंग जो है याद रखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। नॉन ब्रांचिंग जो है समानुपाती होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। यानी जिसमें नॉन ब्रांचिंग होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसमें ब्रांचिंग होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। देखिए इतना तक अंश बता रहे हैं आपको, और फिर भी आप जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं, ज्ञानहर के बारे में समझा नहीं रहे हैं। यकीन जानिए बहुत कम समय में ज्ञानघर यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। ये सब आपके मेहनत का ही नतायज है, परिणाम है। ठीक है, नहीं तो मेरी क्या हस्ती थी कि मैं इतने कम समय में इस चीज़ को पहुंच पाता। आप लोग का ही सहयोग और योगदान रहा कि बहुत अच्छा, और जो भी पढ़ाएं बिल्कुल इफेक्टिव पढ़ाएं, एग्जाम में आया ही। और हमेशा यानी कटअप से लेकर के बात अगर करिए या क्वेश्चन से बात करिए तो इसके बारे में अनुभव बहुत पुराना है, इसका आकलन आप नहीं कर सकते हैं। जो बताए समझिए कि परफेक्ट है, जो बोल रहे हैं वही अपने आप में प्रश्न है। भले आप, ये निर्भर करता है आप कितनी बातों को याद रखते हैं। ठीक है ना, याद रख लिए तो कल्याण हो जाएगी, याद नहीं रखे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, यानी मेरा क्या हो सकता है, सफल तो आपको होना है ना, इसलिए याद रखना आपको ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आइए क्या करा, Bu2 बेरिलियम 2 है, बेरिलियम 2 Be2 मोलिकुल्स डज नॉट एग्जिस्ट, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। यानी कह दिया है कि Ba2 जो है डज नॉट एग्जिस्ट करता, वजह क्या है, तो इसका एक ही वजह है, Bu2 में बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। इस पे एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, किसका कितना होगा, ये आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर 0 होने के कारण ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय CO3 माइनस वन, यानी कार्बोनेट -3 आयन पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना होगा, याद रखिएगा। तो ये आपका CO3 -2 है, मैंने आपको स्ट्रक्चर से बताया था। ठीक है, याद रखिए कुछ इस प्रकार मैंने बताया था। मैंने कहा था कि किसी एक साइड वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, और पाई बॉन्ड को रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो अब देखिए एक बार नेगेटिव यहाँ है, इसको फिक्स कर लिए आप। चलिए ठीक है, फिक्स कर लिए। तो अब एक तो नेगेटिव यहाँ गया, अब इसको इस पे चलाइए तो एक नेगेटिव यहाँ गया, और हमारा एक नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी है। यानी एक हमारा ये स्ट्रक्चर, एक हमारा ये स्ट्रक्चर, एक हमारा ये स्ट्रक्चर, यानी टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। तो याद रखिए टोटल 3 है आपका। ठीक है, चलिए कार्बोनेट CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। चलिए तो आपका इस क्वेश्चन के साथ सेट होता है कंप्लीट।
लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। जो सेट आप तक पहुंच रही है उसको सेट को करिए और प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी। हो सकता है मैं बहुत जल्दी फिर से आपसे लाइव इंटरेक्ट हूँगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका है तो उसमें थोड़ा पूछ लीजिएगा, जो भी डिस्कशन आई, दिक्कत आई, कैसे क्या करें नहीं करें, और इसी के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन का यानी कंसेप्ट का बूस्टअप, यानी जो लेकर के जो चैप्टर से एनालिसिस या समरी टाइप का जिसको कहते हैं, सारांश, यानी एग्जाम से पहले उसको देख लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन उससे डील तय हो जाएगा। तो उसकी तैयारी चल रही है, बहुत जल्द उस चीज़ के भी संबंधित हम आ जाएंगे। समस्या यहाँ आ जाती है किसकी, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग तो मेरे पास जो है आसानी से हो जाती है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा वक्त लगेगा, डिले होगा, वो भी जल्दी हो जाएगा। आप लोग के आशीर्वाद, दुआ और भगवान का क्या बोलिए, बोलिए ना, कुछ नहीं बोलिएगा, आप लोग का दया दृष्टि रहा, ठीक है ना, तो ये ज़रूर ये काम भी संभव हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। बस अंत में एक बात याद रखिए, ज़िंदगी क्या, रास्ता क्या, हौसला हो तो ये फासला क्या। थैंक यू सो मच।